जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 12 आपके स्टेट की डिफिनीशंस को बताता है और आर्टिकल 13 यदि कोई लॉ ऐसा है या कोई कन्वेंशन है, कुछ भी है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव हो, यदि वह हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वाइड घोषित कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 12 है उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 स्टेट्स की डिफिनीशंस देता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, यदि यहाँ पर स्टेट वर्ड आता है तो स्टेट है क्या उसके बारे में जाने। तो स्टेट क्या होगा? स्टेट होगा द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के डिफिनीशंस के अंतर्गत क्या आएगा? कोई भी गवर्नमेंट्स जो हमारी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट्स है और उसके साथ साथ जो हमारी पार्लियामेंट है। दूसरी चीज है, और क्या गवर्नमेंट में आएगा? गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, यानी जो स्टेट की गवर्नमेंट है और उसके साथ साथ जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, जो कानून बनाती है राज्यों के लिए, वो भी जो है तो इस स्टेट की डिफिनीशंस के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, और भी और क्या स्टेट आएगा? स्टेट के अंतर्गत आएगा ऑल लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं। लोकल अथॉरिटीज से मतलब आप लोग समझते हैं जो लोकल लेवल पे काम करती है, चाहे वो शहर में हो, म्यूनिसिपालिटीज हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, या गांव में ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो पंचायती राज जो है पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, ठीक। तो ये सभी जो है तो जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं, कोई भी अथॉरिटीज हो, अथॉरिटीज को हम लोग डिफाइन कर देंगे अभी। तो अथॉरिटीज कोई भी होंगी वो लोकल लेवल पे, वो भी स्टेट की डिफिनीशंस के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज, कोई और अथॉरिटीज है जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, ये सब भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी के, भारत की जो भूमि है उसके अंतर्गत आ रहा है, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी अथॉरिटीज जो इंडियन गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में है, वो सभी स्टेट के डिफिनीशंस के अंतर्गत आएंगे। वो सभी को, उन सभी को स्टेट माना जाएगा। तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स है उनको ये पालन कराने में इन सभी स्टेट्स को, जो स्टेट्स की डिफिनीशंस दी गई है, उन सभी की भूमिका होती है। अब ऑल अदर अथॉरिटीज में आपको हमने बताया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या कोई अन्य कंपनी जो नॉन स्टेचुटरी टाइप की हैं, जैसे LIC हो गया। LIC कंपनी है एक, लेकिन गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी, ONGC हो गया, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी के अंतर्गत रहते हैं। सेल, तो ये सभी चीज़ें, सेल कंपनी हो गई, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी स्टेट्स की डिफिनीशंस के अंतर्गत रहेगा। अब जो अथॉरिटी वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी पर्सन या बॉडी, कोई भी पर्सन हो गया या बॉडी हो गया जो एक्सरसाइज करता है। क्या एक्सरसाइज करता है? पावर, हैविंग ए लीगल राइट्स टू कमांड आर ओबेड, यानी उनके पास लीगल राइट्स है कि वो किसी को कोई भी कमांड कर सकते हैं या किसी को कुछ निर्देश दे सकते हैं ऐसा करने के लिए, जो लॉ बना सकते हैं, कोई भी नियम लागू कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, उन सभी को अथॉरिटीज माना जाता है। और वो सब स्टेट की डिफिनीशंस के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा स्टेट की डिफिनीशंस के अंतर्गत आर्टिकल 12 में क्या क्या आते हैं। अब आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बात करता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई भी ऐसा कानून जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ तालमेल नहीं बैठता, उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध में है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अल्प करता है, कम करने की कोशिश करता है, डिमिनिश करने की कोशिश करता है, तो उन सब के खिलाफ, उन सब के बारे में प्रावधान किया गया है कि उनका क्या होगा। तो पहला जो आर्टिकल 13 का सेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट्स शैल बी एक्सटेंड टू सच इनकंसिस्टेंट बी वाइड। कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होगा, जिस दिन से जो लागू हो रहा है उसके पहले हमारे इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में कोई भी लॉ है जो लागू हैं, लेकिन वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है, फंडामेंटल इस पार्ट दिस पार्ट्स मतलब पार्ट 3,
जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, अगर उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, उसके नियम के अनुसार विरुद्ध उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे सभी लॉ जो इसका इनकंसिस्टेंसी है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनको वाइड घोषित किया जाएगा, वो अवैध रहेंगे। यानी ऐसे कोई भी नियम जो भले ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले से ही चले आ रहे हैं, वो आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू होता है उस दिन से सब जो है तो जो हमारे फंडामेंटल्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो सभी अवैध घोषित होंगे। आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridge the rights conferred by this part or any law made in contravention of this class shall be extended to contraventions be wide। यानी स्टेट, अब स्टेट की डिफिनीशन हम लोग समझ गए हैं, तो कोई भी जो स्टेट है वो कभी भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले या उसको समाप्त करे। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता। यदि कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है तो उसको जो है तो वाइड घोषित किया जाएगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहीं से हम लोग देख सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के पास पावर है, वो यहीं से आता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, वो जो है तो यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? यही है कि कोई भी लॉ यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ है, तो वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 13 कहता है इन दिस आर्टिकल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स आर यूजेस हैविंग टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि ये कहता है कि कोई भी, अगर जब तक कहा नहीं गया है, तो कोई भी ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाईलॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, यदि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो वो भी जो है तो इनकंसिस्टेंट अगर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो उनको भी जो है तो हटा दिया जाएगा, वो ऐसे लॉ को नल और वाइड घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हो रहा है उससे पहले कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई भी कन्वेंशंस है, कुछ भी है या कस्टम्स है, कोई भी, वो सभी अगर हमारे इंडिया में पर्टिकुलर एरियाज में, किसी भी पर्टिकुलर एरियाज, किसी रीजन्स के अंदर हैं, लेकिन यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो सब भी नल और वाइड होंगे, ऐसे सब को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, वो अभी इंडिया में नहीं मान्य होंगे जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो लागू होता है। आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो डिफिनीशन अमेंडमेंट किया जाएगा वो हमारे इस जो आर्टिकल 13 है उस पर जो तो अप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी कुछ भी चीज़ अमेंडमेंट कर दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, तब ये वो चीज़ हमारे इस जो आर्टिकल 13 है उस पर अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत फेडरल जहाँ तक स्ट्रक्चर रहता है, अगर अमेंडमेंट कर दिया गया उसमें तो फिर वो बस हमारे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो न बदलना चाहिए बस। तो कोई भी अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो वो हमारे इस आर्टिकल्स में अप्लाई नहीं होगा, ये आर्टिकल्स अप्लाई नहीं होगा उस पर, आर्टिकल 360 पे। धन्यवाद। ये हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो किस प्रकार लगा।